इस वीडियो में हम शुगर के बारे में बात करेंगे और साथ ही अब शुगर के बारे में जान सकेंगे कि शुगर क्या है। शुगर हमारे जिस्म में कई जिस्मानी तब्दीलियों का बाइस बन सकती है और हमारा बुनियादी मकसद शुगर की वजह से होने वाली तमाम जिस्मानी तब्दीलियों पर बहस करना और समझना है। शुगर की तशखीस के बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ जिस्मानी मुआयने पर बात करेंगे क्योंकि जिस्मानी मुआयना के जरिए ही हम बीमारी की शिद्दत का पता लगा सकते हैं। यही वजह है कि तिब्बी माहिरीन ने शुगर के जिस्मानी मुआयना को 11 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया। हम अपनी शुगर का खुद मुआयना कर सकते हैं, हाथों के जरिए, जिल्द के जरिए, ब्लड प्रेशर के जरिए, एक्सल के जरिए, गर्दन के जरिए, सर के जरिए, आंखों के जरिए, पेट के जरिए, इंसुलिन के इंजेक्शन साइट के जरिए, टांगों के जरिए और पांवों के जरिए। इस वीडियो में अब शुगर से होने वाली हाथों की बीमारियों के बारे में जानेंगे। आप शुगर के तबई मुआयने की पहली क़सत का पहला हिस्सा देख रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में अब जानेंगे कि कैसे शुगर के मरीज अपने हाथों से शुगर की तशखीस कर सकते हैं। शुगर से हाथों की होने वाली 5 बुनियादी बीमारियां हैं। पहली चीरोआर्थ्रोपैथी, दूसरी डेवपेट्रोन, तीसरी कार्पल टनल सिंड्रोम, चौथी फुलियक्सर टीनोसिनोवाइटिस और 5वीं मसल वासिटिंग। शुगर एक मोहलिक बीमारी है। अगर उसका सही इलाज न करवाया जाए तो उसके असरात हाथों पर वाजे होने शुरू हो जाते हैं, जिसे चीरोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। चीरोआर्थ्रोपैथी में हाथों के जोड़ों की हरकत महदूद हो जाती है, यानी कि हरकत करते हुए हाथों के जूड़ सख्त महसूस होते हैं। हाथों की दूसरी बीमारियों की तरह चीरोआर्थ्रोपैथी भी शुगर से मुतासिर होने वाले मरीजों में एक खास उम्र में वाजे होना शुरू होती है। इसकी खासियत यह है कि जब हाथों के जोड़ों में हरकत के दौरान सख्ती महसूस होती है तो इस दौरान दर्द महसूस नहीं होता। हथेली और उंगलियों के जोड़, उंगलियों के दरमियान जोड़ इससे ज्यादा मुतासिर होते हैं और कभी कभी तो कलाइयों और कंधों के जोड़ों पर भी असर करती है। जोड़ों के दरमियान अकड़न छोटी उंगली से शुरू होकर अंगूठे तक फैल जाती है। चीरोआर्थ्रोपैथी शुगर के 30% मरीजों में पाई जाती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह मरीजों का तबई मुआयना न करवाना है। अब हम चीरोआर्थ्रोपैथी के इलाज के बारे में जानेंगे कि कैसे और किस तरह इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। चीरोआर्थ्रोपैथी का तस्दीकी और मियारी इलाज 6 मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है, जैसा कि दर्द कम करने वाली अद्वियात, सोजिश कम करने वाली अद्वियात, फिजियोथेरेपी, जोड़ों की स्ट्रेचिंग, पट्ठों की स्ट्रेचिंग, मुसलसल शुगर चेक करना। शुगर एक मोहलिक बीमारी है। अगर उसका सही इलाज न करवाया जाए तो उसके असरात हाथों पर वाजे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि डेवपेट्रोन जैसी अलामात। डेवपेट्रोन जब होती है तो इसमें हाथों की एक या एक से ज्यादा उंगलियां हथेली की जानिब टेढ़ा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को उंगलियां सीधी करने में मुश्किल होती है। एक बात को अच्छी तरह जान ले, उंगलियों के टेढ़ा होने से पहले हाथों में गिल्टियां बनना शुरू होती हैं। हाथों की गिल्टियों को नजरअंदाज करना उंगलियों के टेढ़ेपन का बाइस बनती है। जब गिल्टियां बननी शुरू होती हैं इस वक्त दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन जब ये बढ़ रही होती हैं तब मुसलसल दर्द और खारिश का एहसास होता है। ये ज्यादातर अंगूठी वाली उंगली या दरमियानी उंगली को मुतासिर करती है, और जब उसकी वजह से मरीजों में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं इस वक्त हथेली और उंगलियों के जोड़ बुरी तरह मुतासिर हो चुके होते हैं। डेवपेट्रोन अक्सर शुगर के मरीजों में नुमायां होती है और 30% मरीजों की तादाद उन लोगों की होती है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या जिनके खून में शुगर की मिकदार 200 मिलीग्राम से ज्यादा हो रहती हो। अगर कोई मरीज डेवपेट्रोन से मुतासिर हो चुका है तो उसकी बरवक्त तशखीस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी तशखीस से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हाथों को कितना मुतासिर कर चुकी है। इसको तशखीस करने के लिए माहिर डॉक्टर्स की ज़ीरे निगरानी एक मखसूस अंदाज का टेबल टॉप टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डॉक्टर मरीजों को एक टेबल पर सीधे हाथ रखने के लिए कहते हैं। अगर टेस्ट में मरीज की हथेली और टेबल के दरमियान खला मौजूद ना हो तो इस टेस्ट को नेगेटिव समझा जाता है। इसके बरक्स अगर हाथों और टेबल के दरमियान खला मौजूद हो तो फिर उसे मुस्बत तसव्वुर किया जाता है। इस खला को पेंसिल के जरिए चेक किया जाता है कि खला की ऊंचाई कितनी है। अभी तक सिर्फ हमने डेवपेट्रोन बीमारी के बारे में जाना है, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है और कितनी तरह का इलाज मुमकिन है। डेवपेट्रोन का 5 तरह से इलाज मुमकिन है, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, कोलिजन के इंजेक्शन लगवाना, हाथों की सर्जरी, विटामिन ई से और लेजर से इलाज मुमकिन है। क्या रात सोते हुए आपके हाथ सुन हो जाते हैं या हाथों में कमजोरी महसूस होती है? अब शुगर के तबई मुआयने की पहली किस्त का तीसरा हिस्सा देख रहे हैं। ये बीमारी कलाई में मौजूद हड्डियों के दरमियान दबने वाली मेडियन नर्वस की सोजिश की वजह से होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम को समझने के लिए जरूरी है कि पहले आपको कार्पल बोन्स और कार्पल टनल के बारे में पता होना चाहिए। कलाई में मौजूद हड्डियां जो कलाई की हरकत में मदद करती हैं उनको कार्पल बोन्स कहते हैं। कार्पल बोन्स के दरमियान खला मौजूद होता है जहां से वेंस और नर्वस गिरती हैं, जिसे टनल कहते हैं, और कार्पल बोन्स के दरमियान खला को कार्पल टनल कहते हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपके हाथ सुन हो जाते हैं तो इसमें मीडियन नर्व का अहम किरदार होता है, जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए बाजू और हाथ की हरकत को कंट्रोल करती है। मीडियन नर्विस कलाई में मौजूद टनल से गुजरती हुई हथेली में जाती है, जहां से ये अंगूठे, शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से जाके मिल जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम की वजूहात क्या है? ये ब्लड शुगर से, थायरॉयड की खराबी से, फ्लूइड रिटेंशन से, ब्लड प्रेशर के तेज होने से, जोड़ों की सोजिश की वजह से और हड्डी के टूटने से होती है। इसकी अलामात क्या हैं? किसी चीज को पकड़ते हुए हाथों में कमजोरी का एहसास होना, एक या दोनों हाथों में दर्द या सुन होने का एहसास होना, उंगलियों के पूरों में सोए चुभने का एहसास होना, उंगलियों में दर्द की वजह से सोजिश हो जाना, उंगलियों, अंगूठा, शहादत और दरमियानी उंगली में जलन या झुंझुनाहट का एहसास होना, और रात सोते हुए हाथों के सुन हो जाने का एहसास शामिल है। अब हम देखेंगे कि कार्पल टनल सिंड्रोम की तशखीस कैसे की जाती है। तशखीस करने के लिए जो तजवीज़ करदा तरीक़ाकार है, इसमें पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। मेडिकल हिस्ट्री में पहले आपके जोड़ों और हड्डियों को, ब्लड शुगर की मिकदार को, कोई चोट वगैरह का होना और आपके ख़ानदान के किसी फर्द को शुगर या कार्पल टनल सिंड्रोम का होना शामिल है। मेडिकल हिस्ट्री के बाद आपका तबई मुआयना किया जाता है। सबसे पहले आपसे जोर लगवाकर हाथों की ताकत को चेक किया जाता है, फिर कलाई, कंधों और गर्दन में सोजिश चेक की जाती है या प्रेशर से दर्द के एहसास को महसूस कराया जाता है। अगर तबई मुआयने के बाद कोई अलामत ज़ाहिर हो तो उसके लिए मखसूस टेस्ट किया जाता है, जिसे नैरो कंडक्ट स्टडी कहा जाता है। इस टेस्ट में स्टिम्युलेटर को मीडियन नर्व के ऊपर रखकर इलेक्ट्रोड और एनोड से मीडियन नर्व को करंट दिया जाता है। करंट देने के बाद एक्टिव इलेक्ट्रोड जो कि नज़दीकी हरकत को और रिफेरल इलेक्ट्रोड जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड से दूर की हरकत को ज़ाहिर करता है। इसके इलाज के लिए ज़रूरी है कि आपकी उम्र मालूम हो, आपकी सेहत और मेडिकल हिस्ट्री वाज़े हो, आपकी कलाई कितनी बुरी हालत में है और जो दवाई आपको दी जाएगी क्या आपकी सेहत के मुताबिक ठीक भी है कि नहीं, आपकी बीमारी कितनी बुरी हालत में है और आपकी अपनी बीमारी से मुताल्लिक क्या राय है। इसके इलाज के लिए मौसर तरीका जिसे स्लिंटिंग कहते हैं किया जाता है, जिसमें कलाई के गिर्द पट्टी लपेट दी जाती है ताकि कलाई में कोई हरकत मुमकिन ना रहे और हरकत ना होने की वजह से मीडियन नर्व पर प्रेशर भी कम आता है। दूसरा मौसर तरीका सोजिश कम करने वाली अद्वियात है। सोजिश कम करने वाली अद्वियात में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका जो कि डायरेक्ट कार्पल टनल की जगह पर इंजेक्शन लगाना है। तीसरा तरीका जो कि सर्जरी है। ये ज्यादातर उन लोगों में की जाती है जिनके हाथ बहुत ज्यादा सुन रहते हैं। चौथा तरीका जो कि वर्जिश का है, जिसमें ना तो आपको दवाई खानी पड़ेगी और ना महंगी सर्जरी, आप घर में रहते हुए इसे कर सकते हैं। हम आपको एक्सरसाइज करने का तरीका बताते हैं, जिसमें हाथों से जोर लगाना, कलाई को नीचे की तरफ मोड़ना, बाल को दबाना, हाथ दाईं और बाईं हिलाना, कलाई को नीचे मोड़ना, कलाई को उल्टा मोड़ना, हाथों को हिलाना, उंगलियों को झुकाना, गेंद पकड़कर कलाई ऊपर नीचे करना, कलाई से गेंद पकड़कर टेबल पर सीधे घुमाना शामिल है। क्या आप उंगलियों की हरकत के दौरान दर्द महसूस करते हैं? अब शुगर से होने वाली हाथों की बीमारियों की पहली किस्त का चौथा हिस्सा देख रहे हैं। आमतौर पर ट्रिगर फिंगर इस हालत को कहते हैं जिसमें टेंडन में सोजिश की वजह से उंगलियां दर्द करती हैं। आपकी उंगलियों में पुली होते हैं जो सोजिश की वजह से तंग हो जाते हैं और पुली के दरमियान से ही टेंडन गुजरता है जो कि पुली की सोजिश की वजह से हरकत नहीं कर पाता। पुली में सोजिश के दौरान मुसलसल हरकत की वजह से टेंडन में भी सोजिश हो जाती है। टेंडन में सोजिश की वजह से उंगलियों के जोड़ हसास हो जाते हैं और इसी वजह से हरकत के दौरान दर्द महसूस होता है। हाथों और उंगलियों में हड्डियां और टेंडन मौजूद होते हैं। टेंडन जो कि हरकत करवाते हैं और पट्ठों और हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। उंगलियों में मौजूद पट्ठे उंगलियों में लचक पैदा करते हैं जो उंगलियों को सीधा करने में मदद करते हैं और उंगलियों को हथेली की तरफ मोड़ने में भी मदद फराहम करते हैं। इस दौरान टेंडन पुलीज के अंदर हरकत करता है। अगर पुलीज में सोजिश हो तो हरकत के दौरान दर्द महसूस होता है, जिसे ट्रिगर फिंगर कहते हैं। जब टेंडन पुलीज में से गुजरता है तो पहले A1 पुली आती है, फिर A2 पुली और फिर A3 पुली और फिर A4 पुली और इसी तरह आखिर में A5 पुली। अगर इनमें से किसी एक पुली में भी किसी खराबी या चोट की वजह से सोजिश हो जाए या किसी और वजह से सोजिश का शिकार हो जाए तो हरकत करते हुए उंगलियों में दर्द महसूस होता है। इसकी अलामात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब मुट्ठी को बंद करके खोला जाए तो रुकावट या उंगलियों में झटका महसूस होता है। इसके अलावा उंगलियों के जोड़ों के दरमियान इकड़न और दर्द का एहसास भी होता है।
जब उंगलियों में आकलन होती है तो इकलन की वजह से या इकलन के दौरान उंगलियों को सीधा किया जाता है तो इस दौरानिया में हड्डी टूटने जैसी आवाज़ भी नुमाया होती है। इसके अलावा उंगलियों के जोड़ों के दरमियान गिल्टी भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि ये बीमारी किन लोगों में हो सकती है। ये ज़्यादातर शुगर के मरीजों में, जिनकी उम्र 40 से 60 साल के दरमियान हो, हाइपोथायरॉयडिज्म, जोड़ों की सोजिश की वजह से, टीबी के मरीजों में, या वो लोग जिनके रोज़मर्रा के कामों में हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा हो। अगर हम इस बीमारी की तशख़ीस की बात करें तो उसके लिए मखसूस तबई मुआयना किया जाता है, जबकि अगर हम लेबॉर्ट्री के टेस्ट की बात करें तो इसके लिए कोई मखसूस लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं तो इस सूरत हाल में कुछ टेस्ट करवाकर उसकी तशख़ीस में मदद ली जा सकती है। इसके बरक्स अगर हम रेडियोलॉजी की बात करें तो उसकी ज़रूरत इन मरीजों में पड़ सकती है जिनमें हाथों की सोजिश बहुत ज़्यादा हो, या जिनकी उंगलियों के जोड़ों के दरमियान हरकत नामुमकिन लगे, या फिर वो लोग जिनकी उंगलियों के जोड़ों में ज़ख्म बन चुके हों। अब हम इसके सबसे अहम हिस्से की बात करेंगे, यानी कि इसके इलाज के बारे में। इसका इलाज आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी की नौयत मामूली है तो इसमें अपने रोज़मर्रा के कामों को छोड़कर 4 से 6 हफ्तों तक आराम करना है, या हरकत रोकने के लिए स्प्लिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोजिश कम करने के लिए गरमाइश भी दे सकते हैं, या फिर उंगलियों में लचक पैदा करके इसकी हरकत को बेहतर बना सकते हैं। अब दवाइयों से भी उसका इलाज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा मुअस्सर है। दर्द कम करने वाली अद्वियात जैसा कि आइब्यूप्रोफेन, या ज़्यादा दर्द होने की सूरत में नाप्रोक्सिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोजिश कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल और ज़्यादा सोजिश की वजह से स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शुगर में वज़न का कम होना भी एक बीमारी है? अब शुगर से होने वाली हाथों की बीमारियों की पहली किस्त का 5वां हिस्सा देख रहे हैं। अगर आपका जिस्म भी कमज़ोर है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस्म की कमज़ोरी है क्या, इसकी वजूहात क्या है, और उसकी अलामात क्या हो सकती है। इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, और तशख़ीस के बाद इलाज कैसे मुमकिन है। चलिए देखते हैं कि मसल वेस्टिंग है क्या। अगर किसी बीमारी की वजह से आपके मसल्स, जिस पट्टे भी कहा जाता है, कमज़ोर हो जाएं, या सुकड़ जाएं, या फिर बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएं, ऐसी हालत को मसल वेस्टिंग या मसल एट्रोफी कहा जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर शुगर के मरीजों को होती है। इस बीमारी की वजह से आपकी जिस्म से ताकत ख़त्म हो सकती है, या फिर आप हरकत करने से भी कासिर हो सकते हैं। आपने ये तो जान लिया कि मसल वेस्टिंग क्या है, अब जानते हैं कि मसल वेस्टिंग की वजूहात क्या क्या हो सकती है। इस बीमारी की अहम वजह इमोबिलिटी है, यानी कि वो लोग जो किसी हादसे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से जिस्म के किसी मखसूस हिस्से में या कभी कभार पूरे जिस्म में हरकत महसूस न कर सकते हो। इस बीमारी के असर अंदाज होने का दौरानिया 10 से 42 दिन तक का होता है। इसके अलावा ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करती है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, इसके साथ साथ इंसान के जिस्म के काम करने की सलाहियत भी कम होती जाती है, जैसे कि प्रोटीन का कम बनना, जो पट्ठों को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि कैसे इससे खुद को महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये इन लोगों को भी मुतासिर करती है जो खुराक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रोटीन की मिकदार कम हो, या फिर फलों और सब्जियों को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल नहीं करते। ये शुगर के मरीजों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है, क्योंकि शुगर के मरीजों में इंसुलिन की मिकदार कम होती है, और इंसुलिन पट्ठों को बनाने और बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अलामात का इल्म न होने की वजह से इस बीमारी का देर से मालूम होता है। इसकी वजह से हाथ और पांव सुन हो जाते हैं, हाथों में झुनझुनाहट महसूस होती है, किसी चीज़ को पकड़ते हुए दुश्वारी महसूस होती है, एक बाजू या एक टांग का दूसरी टांग से कमज़ोर होना, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और ख़वातीन में माहवारी का बहुत देर से आना शामिल है। अगर आप उसकी इस तशख़ीस के बारे में जानते होंगे तभी इस इलाज मुमकिन है। इसकी तशख़ीस के लिए सबसे पहले तबई मुआयना किया जाता है, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि आपकी नौयत क्या है और आप पहले कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं या इलाज करवा चुके हैं। तबई मुआयने के दौरान आपको चाहिए कि अपनी अलामात तफसील से बयान करें। तिब्बी मुआयने के बाद आपकी दिमागी कैफियत को जानने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें आम तौर पर नर्व कंडक्ट स्टडीज़ की जाती है। इस टेस्ट में नर्व की कारकर्दगी को जांचा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी की जाती है, जिसकी एक अलग से मुकम्मल तफसीली वीडियो जल्द नशर करेंगे। इसके अलावा बाज़ मरीजों में बीमारी की नौयत के मुताबिक लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। कटायन कानीज़ एक टेस्ट है जो बाज़ औक़ात पट्ठों की कमज़ोरी को चेक करने के लिए करवाया जाता है, क्योंकि जब पट्ठों में मौजूद रेशों टूटते हैं या किसी वजह से पट्ठों में ज़ख्म हो जाए तो ऐसी सूरत में कटायन कानीज़ की मिकदार खून में बढ़ जाती है।
اس کے علاوہ یورین یوریا ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کمزوری زیادہ ہے تو اس کے لیے بائیوپسی کی جاتی ہے، جس میں آپ کے پٹھوں سے چھوٹا ٹکڑا الگ کر کے معائنے کے لیے مخصوص لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹوں کے علاوہ ریڈیالوجی کے ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ ریڈیالوجی میں چیسٹ ایکس رے کیا جاتا ہے، جس میں پھیپھڑوں کی حرکت کو چیک کیا جاتا ہے، یا پھر جسم کے تمام اندرونی معائنے کے لیے سی ٹی اسکین کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایم آر آئی کروائی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے جسم کی چھوٹی سے چھوٹی خرابی کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اب ہم اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے مؤثر طریقہ ایکسرسائز ہے۔ اپنے جسم کو واپس پہلے جیسی حالت یا صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ ورزش کو معمول بنایا جائے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے جسم کو حرکت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آپ کو کچھ مخصوص ورزش کے طریقے بتا دیتے ہیں جنہیں آپ بآسانی کر بھی سکتے ہیں، اور ان سے آپ کی صحت بھی جلد بہتر ہوگی۔ وزن کو اٹھا کر کھڑے ہونا اور جھکنا، بیٹھنا اور کھڑے ہونا، وزن کو کھینچنا، ٹانگوں کے پٹھوں میں کھچو پیدا کرنا، وزن اٹھا کر چلنا، کندھوں سے وزن کو اٹھانا اور سیدھا لیٹ کر وزن کو اٹھانا۔ اگر آپ ورزش کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی خوراک کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، مسل ویسٹنگ میں جتنی ورزش ضروری ہے اتنا ہی خوراک کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ متوازن غذا کا استعمال کریں گے تبھی آپ کا جسم بھی متوازن رہے گا۔ لہذا آپ کو ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جو آپ کو بنانے اور بڑھانے میں مدد دے، اس طریقے سے آپ مسل ویسٹنگ سے بھی محفوظ رہیں گے۔ چلیے آپ کو کچھ متوازن غذاؤں کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں۔ متوازن غذاؤں میں سب سے پہلے پروٹین پر مشتمل غذائیں ہیں، جن میں دودھ اور دودھ کی بالائی، گوشت، مچھلی اور انڈے وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد پٹھوں کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ وٹامن ڈی ہے، جو پٹھوں کی طاقت کو برقرار رکھتا ہے، کیونکہ یہ کیلشیم کو جذب کرواتا ہے، اور کیلشیم ہی ہے جو پٹھوں کو سخت اور جاندار بناتا ہے۔ اگر آپ وٹامن ڈی پر مکمل تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اومیگا 3 ہے، جو کہ جسم میں سے فالتو چربی کو کم کرتا ہے اور پٹھوں کی حرکت کو لچکدار بناتا ہے۔ یہ عموماً سی فوڈز میں پایا جاتا ہے۔